हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और एक या दो बार पढ़िए, और ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और दिया क्या है। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी ही आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। तो आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दो किस्मों की गेहूं को क्रमशः C और D के अनुपात में खरीदता है। C और D के अनुपात में खरीदता है। तो यदि मिश्रण की औसत लागत 68 रुपये प्रति किलोग्राम है तो D और C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितना अनुपात है, गेहूं 1 और गेहूं 2, V10 1 और V10 2 कर लेते हैं। ठीक है, गेहूं 2, इनका रेशियो कितना है, कितने की क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, C और D की। तो हम मान लेते हैं इसने CX खरीदा, इधर DX क्वांटिटी खरीदी। ठीक है, इतना खरीदा। तो एक दुकानदार ने 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा उसने। तो कितना खरीदा टोटल, यहाँ पे CX खरीदा, 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। और कितना खरीदा, कितना क्वांटिटी में, CX किलो खरीदा। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपये प्रति किलोग्राम, और कितनी क्वांटिटी में खरीदा, CX क्वांटिटी में। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई हमारी इसकी, 60 किलोग्राम वाले की, इतनी हो गई। आगे कह रहा है 90 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 90 रुपये प्रति किलोग्राम है, 1 किलो का प्राइस 90 रुपये। तो अब खरीदा कितना उसने, DX कितना खरीद लिया, अभी यहाँ पे DX किलोग्राम खरीद लिया। 90 रुपये 1 किलो का, तो DX किलो का प्राइस कितना हो गया टोटल, इतना। अब हमारे पास टोटल जो है कितना हो गया प्राइस हमारा, टोटल प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। आगे कह रहा है यदि मिश्रण की औसत लागत, एवरेज जो है कॉस्ट प्राइस, एवरेज जो है हमारा 68 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर एवरेज 68 रुपये प्रति किलोग्राम है दोनों को मिला करके, ठीक है, एवरेज क्या होता है, दोनों को मिला करके 68 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन उसने खरीदा कितना, दोनों को मिला के खरीदा कितना उसने, तो CX किलो यहाँ खरीदा था, DX किलो यहाँ खरीदा था। तो CX किलो प्लस DX किलो की जो औसत लागत थी वो कितनी थी, 68 रुपये किलो, और क्वांटिटी इतनी हमारी। तो ये भी क्या हो गया हमारा, टोटल प्राइस हो गया। टोटल प्राइस ये भी हो गया, टोटल प्राइस ये भी। यहाँ पे अलग अलग उनकी प्राइस दी थी, क्वांटिटी दी थी। यहाँ पे 68 रुपये, अगर उनको मिलाने के बाद अगर 68 रुपये उनकी प्राइस आ रही है और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, पहली और दूसरी क्वांटिटी मिला करके 68 रुपये एवरेज आ रही है इनकी। तो ये भी क्या है, टोटल प्राइस, ये भी टोटल प्राइस। तो आपस में क्या होंगे, अब बराबर कर देते हैं हम। तो बराबर कितना हो जाएगा, 60 CX प्लस 90 DX। यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 68, इसका गुणा यहाँ कर दिया तो CX, और यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 68, कितना हो जाएगा DX। अब CX को इधर लाते हैं, DX को इधर लाते हैं। तो 68 60 इधर आएगा, 68 में से 60 गया तो 8 कितना आ जाएगा, CX।
और इधर कितना बचेगा, ये 90 है तो 68 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 22 dx। देखा जाए तो x यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी कॉमन है तो कैंसिल हो गया। तो c इंटू डी का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, c एंड d का रेशियो कितना आ जाएगा 22 8। इसका कैंसिल कर देते हैं 2 से तो 11 टू 4 तो कितना आ जाएगा 11:4। c और d का रेशियो हमारा कितना आ गया, c और d का रेशियो आ गया 11:4 आ गया। कितना आ गया 11:4। तो पूछा क्या हमसे d एंड c, तो d और c का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 4:11। ठीक है, कौन सा आंसर सही है हमारा ये। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका 11:4 आ गया तो आप सोचेंगे कि पहला सही है, पहला मार के चले आएंगे, लेकिन उसमें आपकी बात जो पूछा है वो उल्टा कर दिया, डी एंड सी का रेशियो कर दिया है तो आप उलट देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसका एक और मेथड बता देता हूँ, ट्रिक, जिसको आप ट्रिक कह सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मिटा देता हूँ मैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो इरेज ऑल। कह रहा है एक दुकानदार 60 रुपए किलो प्रति किलो की दर से खरीदता है, दूसरा ये भी क्या है 90 रुपए प्रति किलो की दर से, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और दोनों के मिक्सचर को कितने में बेचता है। अगर एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे कितना लिखा जाता है, एवरेज लिखा जाता है, दोनों को मिला करके किस एवरेज में उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। ये अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, तो 68 रुपए है इनके मिश्रण की औसत लागत, लागत मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस 68 रुपए है, तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी हमारी, रेशियो क्या आ जाएगी हमारी, 90 में से 68 गया 22, यहाँ कितना 8, तो कितना आ जाएगा इनका रेशियो 11:4। तो ये रेशियो किसका आया है, कह रहा है सी और डी के अनुपात में मिलाया गया, तो ये रेशियो किसका आया, सी और डी का, और हमसे पूछा किसका है, डी एंड सी का, तो डी एंड सी का कितना हो जाएगा 4:11। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक था, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहाँ ये मिक्सचर मेथड लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो आप वो क्वेश्चन आपने बेसिक्स किया, ये क्या किया ट्रिक से किया, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं यही कहूँगा। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक परीक्षा में सुधीर ने कुल अंकों का 42% प्राप्त किया और 15 अंकों से असफल रहा। ठीक है, तो टोटल अंक मान लेते हैं, टोटल मार्क कितना है, x मान लिया हमने। कह रहा है कि कुल मार्क्स का 42% प्राप्त किया, तो कुल मार्क्स का 42%, तो कुल मार्क्स कितना है x, इसका 42%, ये हो गया हमारा, कितना हो गया, ये हो गया हमारा। कह रहा है 15 अंकों से असफल रहा, अगर मैं इसे 15 अंक दे दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सफल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पासिंग मार्क्स, ये क्या हो गई हमारी पासिंग मार्क्स, ये क्या हो गई हमारी, अगर 15 अंक फेल हो रहा था तो 15 अंक हमने जोड़ दिया तो ये हमारी होगी पासिंग मार्क्स। आगे कह रहा है कि अंकित अंक जो है ये किसकी अंक थी, सुधीर की है। अब अंकित की बात कर लेते हैं, तो अंकित के अंक सुधीर से कितने अधिक हैं, 33.334%, 33.33%, तो 33.33% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो अधिक है मतलब 3 से 1 अधिक है 4 है। ठीक है, तो 42% में कितना हो जाएगा, ये 3 से 1 अधिक है 4 है, मतलब 42% का मान 3, तो यहाँ 4 कितना हो जाएगा 14 × 42, 14 × 3 42, 14 × 4 56। तो ये कितना, इसको कितना मिला अंकित को, कितना मिला अंकित को 56% मिला, किसका टोटल मार्क्स का कितना मिला 56% मिला। लेकिन वो कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक मिल गए,
अब जो पासिंग मार्क्स था 20% अधिक मिल गए, अगर मैं 20% घटा दूँ, 20 अंक घटा दूँ, तो ये भी क्या होगा हमारा पासिंग मार्क्स, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स आ गया, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो ये क्या हो गए आपस में बराबर हो जाएंगे। सुधीर के पासिंग मार्क्स और अंकित के पासिंग मार्क्स क्या है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो बराबर कर देते हैं। तो 42% ऑफ एक्स प्लस 15 बराबर 56% ऑफ एक्स माइनस 20, यही तो है। तो 42 को इधर लाते हैं, 20 को इधर ले जाते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 14% ऑफ एक्स बच हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो घटेगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो अगर x का मान निकालना चाहें तो इसको परसेंटेज से हटा देते हैं, तो 14/100 गुणित x बराबर कितना 35। तो सॉल्व कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 2 50, इधर क्या है 50, इधर 5, तो 50 पंचे 250, 250 क्या आ गया हमारा टोटल मार्क्स, यही तो हमारा x, टोटल मार्क्स हमारा कितना आ गया 250 आ गया। आगे हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक कुल अंकों से कितना कम है, तो उत्तीर्ण अंक पासिंग मार्क्स हमारा कितना है, पासिंग मार्क्स हमारा कितना है, पासिंग मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा 250 का 42% कर लीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, 42%, 42/100, ठीक है, 42/100 प्लस कितना, प्लस कितना 15। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 5, ये 2 और ये 2 से 21, 21 पंचे 105, 15 प्लस 15 120 हो गया, ये हमारा क्या है पासिंग मार्क्स आ गया। कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक कुल अंकों से कितना कम है, तो डिफरेंस निकाल लिया हमने। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स माइनस पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, तो कितना हो जाएगा ये डिफरेंस हमारा, टोटल मार्क्स से कितना है 250, पाया कितना पासिंग मार्क्स कितना है 120, तो कितना आ जाएगा अंतर 130 का अंतर आ गया। तो यही तो हमसे पूछा है 130। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता हुआ भी आप एग्जाम में गलत कर बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में मेंटली प्रेशर ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। पहले आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 580 रुपये अधिक है और विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 40% है। तो यदि दुकानदार वस्तु को बेचने में 12.5% का लाभ कमाता है तो बताइए उस पर दी गई छूट कितनी थी। तो मैंने आपसे कहा है कि हमेशा परसेंटेज के साथ खेलिए, जो जो दिया है वो उसके रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू दी है उसमें अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है 40% का क्या है, विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 40% है, तो 40% का मान कितना होता है 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 होता है। अगर मार्क प्राइस 2 है हमारा तो सेलिंग प्राइस कितना है 40% है इसका, तो 40% इसका कितना है 2, सेलिंग प्राइस 2। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारा, अगर मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 2 है। आगे कह रहा है दुकानदार उस वस्तु को बेचने में 12.5% का लाभ, 12.5% का मान कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है।
और 12.5% का लाभ कमाता है, मतलब अगर सीपी हमारी 8 होगी तो 12.5% का लाभ मतलब 9 पे बेचिएगा तभी तो 12.5% का होगा। तो एसपी एंड सीपी, सीपी हमारी 8 है तो 12.5% का लाभ कमाता है, मतलब 12.5% मतलब 1 का लाभ कमाता है। तो ये कितना हो गया, 9 पे बेचेगा तभी ना 12.5% होगा। अब यहाँ पे एसपी देखो कितनी है, 2, यहाँ पे एसपी कितनी है, 9। बात किसकी कर रहा है, एक ही वस्तु के लिए बात कर रहा है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, 18। 18 बनाने के लिए एसपी को हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ 9 से गुणा, तो यहाँ 9 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है तो दोनों तरफ रेशियो ना चेंज हो, इसलिए दोनों तरफ जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। यहाँ कितना करना पड़ेगा, 2, तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया, 45, 18, 18 और कितना, 16। अब हम मर्ज कर देते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी, 45 हमारी मार्क प्राइस, 18 ये, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 16। अब आगे की पढ़िए। तो अब यहाँ पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 580 रुपये अधिक है। यूनिट में देखा जाए तो कितने यूनिट अधिक है, कितने यूनिट अधिक है, कितने यूनिट अधिक है, 45, 16 कितने अधिक है, 29 अधिक है भाई। लेकिन ये कह रहा है कि 580 रुपये अधिक है, तो 29 यूनिट बराबर 580 रुपये, क्योंकि ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये एक्चुअल वैल्यू में अधिक है, ये यूनिट में अधिक है, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 29 दूना 98, 20। तो एक यूनिट का मान 20 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा, तो बताइए उस पर दी गई छूट, छूट कितनी दे जा रही है, छूट हम किसके किसके बीच निकालते हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर 45 की वस्तु थी मार्क प्राइस और बेच 18 में रहा है तो कितने की छूट दिया उसने, 27 की, तो 27 यूनिट की छूट दी। और एक यूनिट का मान 20 है तो 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27 यूनिट का मान कितना, 20, 27 गुणित 20, 27 दूना 54, मतलब कहने का अर्थ 540 रुपये की छूट दी। ठीक है, ये डायरेक्टली मैंने इसलिए किया कि रेशियो आपको सॉल्यूशन कम करना पड़े, हल कम करना पड़े। नहीं तो आप यहाँ पे एक यूनिट का मान आ गया तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालिए और फिर घटाइए तो तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे ये गड़बड़ी है कि 19 दामा 190 प्लस 10 200 होता है, ये 200/19% है। ठीक है, 210 नहीं। ठीक, यहाँ पे हमने दे भी दिया है कि इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है रमन ने अपना बैग और जूते को प्रत्येक को 4200 रुपये में बेचा। उसने बैग पर 16%, 16.66% यानी 1/6 का लाभ कमाया, और जूते पर 10 सही 10/19 यानी 200/19% का लाभ कमाया। तो बताइए बैग और जूते के क्रय मूल्य का योग कितना होगा। यहाँ 2 की बात हो रही है, रमन है कोई, बैग की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, जूते की। किसकी बात हो रही है, शूज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शूज की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उसने बैग पर 16.66% मतलब 1/6 का लाभ कमाया। तो यहाँ पे देखते हैं सीपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकल आएगा, क्योंकि अगर एक 16.66% का मान दिया है, सॉरी यहाँ पे रहेगा 6% का मान कितना होता है, 1/6, मतलब 6 की वस्तु अगर वो 16.46% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 7 पे बेचना पड़ेगा उसको। अगर कॉस्ट प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7। और यहाँ पे कह रहा है कि 200/19% है,
कितना है 19, और परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से गुणा। तो यहाँ पे कितना हो गया 200/19 का मान कितना आ गया 2/19। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की मान कितना होगा। अगर कोई कॉस्ट प्राइस हमारी 19 की है और उस पर 200 सही 200/19% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसे 19/2 रुपये में बेचना पड़ेगा, जो कि हमेशा हम करते आए हैं ऐसे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखिए कि प्रत्येक को 4200 में बेचता है। कहने का अर्थ उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, लेकिन यहाँ पे कितनी है सेलिंग प्राइस 2100, यहाँ पे है 7। तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो अब हमारी क्या है सेलिंग प्राइस 21, यहाँ पे कितनी है 18, यहाँ पे 21 19। ठीक है, तो अगर 21 यूनिट का मान कितना है 4200 में बेच रहा है दोनों जगह, इक्कीस यूनिट का मान 4200, तो एक यूनिट का मान कितना 200, तो यहाँ कितना आ गया 3600 कॉस्ट प्राइस। यहाँ कितना है 4200, यहाँ भी है, प्रत्येक को बेच रहा है, तो एक का यूज 200, तो यहाँ 3800। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हमारी कॉस्ट प्राइस। तो पूछ रहा है जूतों के क्रय मूल्य का योग कितना है, सीपी ऑफ बैग प्लस सीपी ऑफ शूज, टोटल सीपी यही तो होगा हमारा। अब रख लेते हैं मान 3600 प्लस 3800, कितना हो जाएगा 37 दूना 74 हो जाएगा। 37 दूना 74 मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक इसका इधर कर दिया, तो ये 3700, ये 3700, 37 दूना 7400। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी कि आपको सॉल्व कैसे करना है ये आसानी से। तो आप अभी ऐसे करते रह जाएंगे 8 6 14, 3 दूनी 6 7, तो एक कम ज़्यादा करिए बराबर हो जाएंगे, दूना कर दीजिए हो गया। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से संभव है। कौन सा आंसर सही है बी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको आते हुए भी आपने बताया ना कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आप पढ़िए। तो चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक महिला ने 2 योजनाएं ए और बी में क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में पैसा निवेश किया। योजना ए और बी में ब्याज का दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 और 2 का है। तो योजना ए से प्राप्त साधारण ब्याज बी से प्राप्त साधारण ब्याज का 1/5 है। तो बताइए योजना ए और बी में निवेश की गई राशि का समयावधि पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो कितना कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की गई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोई योजना ए है और बी है, ठीक है। इन्वेस्ट कितना कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल हमारी कितनी है 3 और 2 के रेशियो में। किसके रेशियो में 3 और 2 के रेशियो में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1 और 2 के रेशियो में। कितने के रेशियो में 1 और 2 के रेशियो में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए डायरेक्टली रख भी देंगे तब भी ये चीज़ मानते हैं वो कट जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि ये कितना है 3x और ये 2x। ना भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो पूछा है। रेशियो जब भी पूछेगा तो वापस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऐसे पूछा होता तो नहीं कैंसिल होते, लेकिन रेशियो पूछा है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं ये कि इन्वेस्ट कितना किया 3x और ये कितना किया 2x। और टाइम कितना हम मान लेते हैं, यहाँ y है तो 1 है तो 1y, यहाँ कितना टाइम 2y। अब आप बताइए हमें कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप सीधे सीधे रख दीजिए इसमें। प्रिंसिपल हमारा कितना है
3x, r का मान y आया है, टाइम हमें पता नहीं तो हम टी ए रख लेते हैं, अपॉन 100 कर लेते हैं। ये हो गया ए के लिए। अब बी के लिए कितना है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल 2x, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2y, टाइम हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम टी बी मान लेते हैं इंटू 100। लेकिन ये कह रहा है कि ए से प्राप्त साधारण ब्याज योजना बी से प्राप्त साधारण ब्याज का 1/5 है। ए से प्राप्त साधारण ब्याज बी से प्राप्त साधारण ब्याज का 1/5 है। कौन 1/5 है? ये 1/5 है। तो अगर ये इसमें भी 1/5 से भाग गुणा कर दिया जाए तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। 1/5 तो हमारा ये है ना, तो अगर हम बी में भी 1/5 से कर दें तो ये आपस में बराबर हो गए। अब सॉल्व कर लीजिए, 100 से सीधा 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, जो कि मैंने बताया था कि कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। x से x कैंसिल, अब y से y कैंसिल, अब बच कितना गया, यहाँ पे बच गया 3ta और यहाँ पे बच गया कितना 4tb/5। 5 को इधर लाते हैं और ठीक है, इसको टीबी को इधर ले जाते हैं, 3 को इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा TA और TB, ऊपर तो 4 रहेगा और नीचे ये 3 आएगा तो कितना हो जाएगा ये 15। तो पूछा है टी योजना ए और योजना बी के निवेश की समझ के अनुपात कितना हो गया हमारा, कौन सा हो गया, टी और टीबी का रेशियो कितना हो गया 4 और 15, कौन सा सही हमारा सी। तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में जो कहता जाए वो अब करते जाओ, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आज मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है, सिर्फ आज आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक बस 25% की दूरी कितने 100 किमी प्रति घंटा और 3/8 की दूरी 60 घंटा किमी प्रति घंटा और 1/8 की दूरी 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है और शेष दूरी 40 किमी प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में उसे कुल 7 घंटे लगते हैं। तो बताइए बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, को कुछ करना नहीं है, जो दिया है वही करते जाइए। तो हम दूरी मानने पड़ेगा हमें। तो 25 का मान कितना होता है 1/4, 3/8, 1/8, हाँ, और इधर जो भी है तो ये कितना होगा 1/4, 1/8, 1/8 का अगर मैं मानूँ एलसीएम लूँ तो कितना मान लेना पड़ेगा 80 में अगर दूरी मान लूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि 8 सब में है तो एलसीएम के हिसाब से हम मानते हैं। तो 80 हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 80x है। कह रहा है 1/4 100 किलोमीटर। तो 1/4 का मतलब 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 25% मतलब 1/4, तो 1/4 कितना होगा 20x की दूरी वो कितने स्पीड से तय करती है 100 किमी/आवर की स्पीड से। आगे कह रहा है कि वो 3/8 मतलब दूरी का 3/8, तो 3/8 कितना होगा 8 से 8 का 3/8 कितना होगा 30 होगा, यही तो होगा। 80 का 3/8 कितना होगा 30 होगा। ये कितनी की स्पीड से 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। आगे कह रहा है 1/8, 1/8 कितना होगा 10 होगा। 80 का 1/8 कितना होगा 10, तो इसकी एक स्पीड कितनी होगी 50 किमी प्रति घंटा। अब शेष दूरी जो है वो 40 किमी, शेष दूरी कितनी बच गई 20, 30, 50, 10, 60, 60 हमने चल ली, अब बची कितनी 20, टोटल 80 था, तो 20x वो 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। पूछ रहा है इन जाने में क्या लग रहा है, टोटल टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है 7 घंटे। कितना टाइम लग रहा है 7 घंटे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं कितना टाइम लगा, यहाँ मान लेते हैं T1 टाइम लगा, यहाँ T2,
यहाँ T3, यहाँ T4, जो कि बराबर किसके, ये T के बराबर है। होगी कि नहीं होगी? अगर इनको जोड़ लें तो हमारा किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा, 7 घंटे के बराबर, यही तो होगा। तो टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भी दे रखी है, स्पीड भी, डिस्टेंस अब स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, तो डिस्टेंस स्पीड। अब रख लेते हैं, तो 20x अपॉन 100 प्लस 30x अपॉन 60 प्लस 10x 50 और 20x 40। तो यहाँ कितना आ जाएगा टाइम, टोटल 7 घंटे लग रहे हैं। 20 पंचे 100, 3 दूनी 6, 10 पचे 50, 20 दूनी 40। तो यहाँ अब बचा कितना, 5 2 करे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 10। कितना आ गया इनका एलसीएम, 10। 10 में 5 से भाग दिया तो 2, तो यहाँ कितना हो गया 2x। 10 में 5 तो 5x प्लस 2x, 5 से भाग दिया तो प्लस 5x, ये इतना हमारा आ गया बराबर 7। तो 5 दूनी 10, 4 14, 14x बराबर, 10 को इधर गुणा कर देते हैं 70। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस तो बता ही सकते हैं कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 80x है। तो x का मान हमें पता हो गया, तो 80 गुणित 5 बराबर कितना, 8 पंचे 40, 400 किमी हो गया। यही तो होगा। कौन सा आंसर सही है हमारा, ए। तो ये मैंने बताया ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन उसके लिए आप ध्यान से इसे पढ़िए, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितने ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ, कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना अधिक कम है और दूसरी संख्या पहली संख्या से इतना अधिक है। तो 3 संख्याएं कौन सी मान लेते हैं, संख्याएं क्या मान लेते हैं, ए है, बी है एंड सी है, मान लिया। तो कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 33.3% कम है। पहली संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये है सी, पहली दूसरी तीसरी संख्या। तो 33.33% का मान कितना होता है, कितना होता है, 1/3। तो कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या 3 है तो उससे 33.3% का मान मतलब 1 कम है, मतलब कितनी है ये, 2 है हमारी। आगे कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या की बात कर रहा है, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, ए है, दूसरी संख्या बी है। ए बी का रेशियो दे रखा है, और कितना 25%। 25% का मान जानते हैं कितना, 4। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। पहली संख्या अगर हमारी 4 होगी तो 25% अधिक है कौन, दूसरी संख्या मतलब बी। तो ये कितनी होगी, 5। यहाँ ए का मान 2 आ रहा है, यहाँ ए का मान 4 आ रहा है। तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ का 2 को गुणा कर दें तो यह भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया 2 का। अब यहाँ हमारा कितना आ गया, 4। यहाँ कितना आ गया, 2 3 6। यहाँ का रेशियो 4 5 है, ये है। अब मर्ज कर देते हैं ए बी सी का रेशियो। ए बी एंड सी का रेशियो कितना, ए का आ गया 4, बी का हो गया 5 और सी का हो गया रेशियो 6। मर्ज करने पर इतना आ गया। अब पूछ रहा है इन तीनों संख्याओं की औसत जो है 325 है। तीनों संख्याओं की औसत अगर 325 है, तो यहाँ पे अगर 3 संख्याएं हैं, इनकी संख्याएं कितनी मान लेते हैं हम, 4x
5x एंड 6x, 4x 5x 6x, तो इसका एवरेज कितना होगा? 5 4 9 6 15, 15x बटा 3। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल संख्या अपॉन टोटल पर्सन संख्याएं जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? 15x/3। लेकिन ये कह रहा है एवरेज कितना है? 325, तो 325, तो यहाँ पे 3 5 15, 5 6 30, 5 25, तो x का मान कितना आ गया? 65 आ गया। 65 आ गया x का मान। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है हमें, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 6, और सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी? सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4। तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया? 2x। तो डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितना है? 2x। x का मान कितना है? 65। तो 2 गुणित 65, तो कितना हो जाएगा ये? 130। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ये। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है 2 पेन और 3 रबर के क्रय मूल्य का योग कितना है? 39 रुपये। तो हमें पता नहीं है कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, और रबर का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो हम पेन का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं? पेन का कॉस्ट प्राइस हम मान लिया x, और रबर का, इरेजर का जिसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है हमने वही मान लिया, ठीक है। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस x है, तो 2 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2x, और 3 रबर का 3y, और जिनका योग कितना है? 39 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। आगे कह रहा है 7 पेन, तो एक पेन का एक, तो 7 पेन का 7x। आगे कह रहा है 1 रबर मतलब 1y का क्रय मूल्य का योग कितना है? 108 है। ये सेकंड क्वेश्चन। अब सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं 3 का गुणा यहाँ करके घटा दूं इसमें, इक्वेशन नंबर, अगर यहाँ से y निकाल लिया मैंने, तो 108 माइनस 7x कितना आ गया? 108 से पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 7x, y का मान कितना है? और सॉरी 2x है, इक्वेशन नंबर 1 2x, और 3y की जगह कितना रखना है? 108 माइनस 7x बराबर कितना? 39। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 324 माइनस 7 3 21x बराबर कितना? 39। इसको इधर ले जाते हैं, इधर कितना आएगा? 19x माइनस का, तो इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19x प्लस का, और ये इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 324 में से 39 गया तो कितना आएगा? 324 में से हम 40 घटा देते हैं सीधा सीधा पहले, तो कितना हो जाएगा? 284। यही तो होगा 284, लेकिन एक ज़्यादा घटाया था तो 285। तो यहाँ कितना आ जाएगा? क्रॉस करेंगे तो 19 इक्का 19, 19 6 95। कितना आ गया x का मान? 15। x का मान 15 आ गया, तो y का मान कितना आ जाएगा? 108 माइनस 15 सत्ते 105, कितना आ गया? 3 आ गया। y का मान कितना आ गया? 3। हमसे पूछा क्या? 3 पेन और 4 रबर के क्रय मूल्य का अनुपात। 3 पेन कलम और 4 रबर के क्रय मूल्य का अनुपात, यही तो हमसे पूछा है। तो 3x का मान 15 रख दिया,
y का मान कितना है 4, y का मान 3, सॉल्व कर लिए, 3 से 3 कैंसिल, 15:4 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया 15:4। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ये बी। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है आज क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, बस आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए बस। आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और प्रैक्टिस डेली बाय डेली करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, मैंने अपने आगे उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस करने से, प्रयास करने से खतरा भी खेल लगने लगता है। तो जाहिर सी बात है, आपने कई जगह देखा भी होगा कि प्रैक्टिस से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है दो इनलेट पाइप पी और क्यू है, पी प्लस क्यू है, सॉरी, पी और क्यू है, पी और क्यू है, जो कि 30 मिनट और 45 मिनट ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 30 और 45 मिनट ले रहे हैं भरने में। तो भरने में ले रहे हैं तो ये क्या है, इनलेट पाइप है, तो प्लस का लगा देते हैं चिन्ह पे, यहाँ प्लस, ठीक है। आगे कह रहा है एक आउटलेट पाइप आर 32 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता सकता है। ये तीनों पाइप मिलकर टैंक को भरने में, अब P प्लस क्यू प्लस आर, आर क्या है हमारा, ये हमारा खाली करने वाला है, क्योंकि आउटलेट पाइप बोला है। तो ये माइनस का, ये माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये खाली करने वाला, 2 प्लस मतलब भरने वाले, ये खाली करने वाला। कितने मिनट में, 50 मिनट में। तो अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, इनका हो जाएगा 9 पचे 45 दूना 90, 45 दूना 90, 9 पचे 45, 450 इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें पता चल गया हमारा टोटल वर्क कितना है, इतना। टाइम कितना कितना लग रहा है, इतना। तो पी की इफिशियंसी कितनी होगी, 15 तिया 45, 15 होगी। इसकी इफिशियंसी 10 होगी। और P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी कितनी होगी, 5 9 45 9 होगी, ठीक है। तो आर की, अगर P प्लस क्यू की इफिशियंसी 25 है, तो आर की इफिशियंसी कितनी होगी, इन तीनों की इफिशियंसी 9 है। अगर 25 घटा दिया हमने तो कितना आ जाएगा, 16। ये माइनस का 16 आएगा। ये किसकी इफिशियंसी है, मतलब ये खाली कर रहा है, माइनस मतलब खाली कर रहा है। आर की इफिशियंसी आ गई -16। अगर आर एलोन खाली करे, आर अगर खाली करे अकेले, अकेले, तो कितना टाइम लगाएगी, टाइम कितना लगेगा। अब टाइम के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें पता है, उसकी इफिशियंसी पता होनी चाहिए, इफिशियंसी भी पता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 450/16, ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। कह रहा है कि आउटलेट पाइप आर जो है 32 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तो ये जो टाइम आया है कितना, मिनट में है, इतना मिनट आया है। अगर 32 लीटर प्रति मिनट वो कर रहा है, तो टैंक की क्षमता कितनी होगी। अगर 1 मिनट में 32 लीटर निकाल रहा है, तो इतने टाइम में कितना निकलेगा, 450/16 मिनट में कितना निकालेगा, 1 मिनट में 32, तो 450/16 जो निकालेगा, जो भरा होगा तो वही तो निकालेगा। तो चाहे तो भरें या तो खाली करें, मतलब प्रॉपर अगर पूरा भरा है तो जो खाली कर रहा है तो कितना खाली कर देगा पूरा, तो वही तो उसकी क्षमता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 दूना 32, 45 दूना 90, मतलब 900 लीटर खाली कर रहा है प्रति मिनट। 32 मिनट खाली कर रहा है 25 लीटर, तो इतने मिनट में कितना खाली करेगा। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी केवल 10 और 9 के अनुपात में है। यदि मिश्रण से 20% भाग दूध की समान मात्रा से बदल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और की मात्रा पानी की मात्रा से 115 लीटर अधिक हो जाती है। तो बताइए मूल मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 10 9 19। तो हम मान लेते हैं, मान लिया तो हमारा जो है वो कितना है, मिक्सचर कितना है, मिक्सचर हमने मान लिया हमारा कितना है 380। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने इसलिए 19 के उसमें माना रेशियो में कि 19 से जाके खंड में कि जाके ये कट जाए, ठीक है, कट जाए और हमें जो हमारा मान मिले, वैल्यू मिले, वो दशमलव में ना मिले। क्योंकि दशमलव में मिलता है तो हमारे जो है सॉल्व करने के वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है फिर। तो इसलिए मैंने 280 माना, ठीक है, 19 के मल्टीप्लाई में। तो कह रहा है आगे कि 10 9 के अनुपात में है। तो मिल्क कितना है हमारा, मिल्क एंड वाटर कितना है इसमें 10 9 के अनुपात में है। तो 19 दूना 38, 19 बराबर 380 एक्स। तो 10 एक्स का मान कितना होगा 200 एक्स, 19 दूना 38। तो 20 20 धामा 200, तो यहाँ कितना आ गया 180, कितना 180 एक्स। आगे कह रहा है कि 20% निकाल लिया जाता है मिक्सचर। अब 20% मिक्सचर निकाल लिया जाए तो 20% मिक्सचर निकाल लिया जाए तो कितना निकलेगा, मिक्सचर अगर 20% निकाल लिया जाए तो कितना निकलेगा, 380 का 20% कितना होता है 76, माइनस 76 निकल जाएगा। तो 76 निकल जाएगा तो यहाँ पे टोटल कितना था 380। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 76 निकल गया तो कितना बचा 304। लेकिन रेशियो आपका मिल्क एंड वाटर का कितना रहेगा, आप बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी और मिक्सचर, पानी और जो है दूध वो अलग अलग हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम। ऐसा तो है नहीं कि जब भी वो निकल रहे हैं, अगर 20% निकल रहा है पूरा मिक्सचर ही, तो 10 9 के रेशियो में ही निकल रहा है। तो अभी भी जो रेशियो होगा वो 10 9 का ही होगा, ठीक है। 19, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 19 19 एक्का 19, 19 छक्का 114, तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, एक यूनिट का मान 16, तो 10 यूनिट का 16 है 160 है, 16 नहीं है 144। अब हमारा जो मिल्क एंड वाटर का आ गया मान 160 144 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% भाग दूध की समान मात्रा से बदल दिया जाए। अब 20% हमने मिक्सचर तो निकाल लिया, अब कह रहा है कि 20% दूध मिला दिया जाए। तो दूध मिला दिया जाए 20%, तो प्लस 76 एक्स हमने क्या किया, दूध मिला दिया। तो अब ये कितना हो गया 7 6 13, कितना हो गया 236 एक्स हो गया। अब हमारा मिल्क पहले 160 था, 76 एक्स मिल्क मिक्सचर से बदल दिया गया भाग दूध की समान मात्रा। दूध मिला दिया हमने 76, टोटल मिक्सचर निकाला 76 एक्स और अब दूध मिला दिया 76 एक्स, जितना निकाला उतने से बदल दिया। तो यहाँ पे कितना है हमारा, वाटर तो बदला नहीं कुछ, वाटर हमारा कितना है अभी भी 144 एक्स है। कितना है वाटर, तब भी 144 एक्स था, अब भी 144 एक्स है, क्योंकि हम तो मिला रहे हैं दूध, वाटर तो मिला नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से इतना अधिक है। दूध की मात्रा पानी की मात्रा से यहाँ देखा जाए तो कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 144 56 और 36 कितना हो गया 92 एक्स, 92 एक्स अधिक है। लेकिन ये कह रहा है कि 115 लीटर अधिक है। तो एक्स का मान कितना आ गया 115 बटा 92। अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। तो 115 बटा 92, तो 23 से कटेगा, 23 पंचे 115, 23 चौका, तो हमारा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 5 बटा 4। तो मूल मिश्रण की कुल मात्रा, मूल मिश्रण हमारा कितनी थी कुल मात्रा,
कितनी थी? ओरिजिनल मिक्सचर कितनी थी हमारी? ओरिजिनल मिक्सचर कितनी थी हमारी भाई? 380 तो माना था, 380 एक्स का मान हमें पता चल गया, एक्स का मान हमें पता चल गया, तो एक्स का मान हमें रख देता हूँ 5/4, तो 4 9 36, 4 5 20, 9 5 45, 5 25, 450 प्लस 25, 475 लीटर। कितनी थी? 475 लीटर। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, मतलब बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल ही था, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसे करना कैसे, और ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतनी ही तेज़ी से आपको समझ में आएगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी अगस्त से एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, तब आप पछताओगे। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।